every interference cannot be considered as unreasonable. The Defendants Act has to be an unreasonable interference, only then it will lead to nuisance. इसी में एक exception हमने पढ़ा था, and the exception was abnormal sensitivity of the plaintiff. याद है रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट मैंने बताया था, ब्राउन पेपर वाला केस पढ़ा था. जनरली अनरीजनेबल इंटरफेरेंस रिजल्ट्स इनटू न्यूसेंस, बट कई सिचुएशंस में हम डिपेंडेंट को एक डिफेंस दे सकते हैं, द डिफेंस दैट ही कैन स्टेट दैट द प्लेंटिफ वाज अबनॉर्मली सेंसिटिव. क्योंकि जनरली रीजनेबल अनरीजनेबल हमेशा कैसे डिसाइड किया जाता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रीजनेबल प्लेंटिफ. यस, अगर आप बोलोगे ये जो इंटरफेरेंस है ये अनरीजनेबल है या ये इंटरफेरेंस रीजनेबल है, तो एक इंटरफेरेंस रीजनेबल है या अनरीजनेबल है उसको कैसे डिसाइड करोगे? एक रीजनेबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ना, कि अगर यही इंटरफेरेंस एक रीजनेबल पर्सन के टूवर्ड्स की होती तो क्या उस रीजनेबल पर्सन को इनकन्वीनियंस कॉज होती? इफ यस देन डेफिनेटली इट इज अनरीजनेबल, बट इफ नो देन डेफिनेटली इट इज रीजनेबल. लेकिन रीजनेबल पर्सन के अकॉर्डिंग ही तो हम सोच सकते हैं, एक सेंसिटिव पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हम अपनी अप्रोच को लेके चल सकते हैं? नो. सो अ प्लेंटिफ हु इज abnormally sensitive, दैट मींस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इफ अ वुमन इज कुकिंग, शी यूजेस सर्टेन स्पाइसेस, बाय चांस उसका जो नेबर था वो एलर्जिक था उन स्पाइसेस से. पूरी लोकेलिटी में किसी ने कंप्लेन नहीं की, सिर्फ उस नेबर ने कंप्लेन की. Why? Because that neighbor was allergic to those spices. तो क्या हम उसको न्यूसेंस मान लें? No. Unreasonable, reasonable हमेशा एक रीजनेबल, प्रूडेंट, ऑर्डिनरी, प्रूडेंट, रैशनल, एक बैलेंस्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा. If the plaintiff has suffered loss, why? Because he has an abnormally sensitive nature or he is carrying on an abnormally sensitive commercial activity. Then it will not be nuisance and the defense will be given to the defendant. जैसे रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट में हुआ था, डिफेंडेंट बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा था, ड्राइंग ऑफ बॉक्सेस, लेकिन वो ड्राइंग ऑफ बॉक्सेस इतना ज्यादा एक्सेसिव हो गया और उससे हीट प्रोड्यूस हुई और प्लेंटिफ के ब्राउन पेपर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे. अगर ब्राउन पेपर्स के अलावा कोई भी और कमर्शियल एक्टिविटी प्लेंटिफ कर रहा होता तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं होता. ये डिस्ट्रक्शन हुआ not because the defendant's act was unreasonable, rather because the plaintiff's commercial activity was abnormally sensitive. ऐसे केसेस में the defense can be given, और ये डिफेंस भी रीजनेबल अनरीजनेबल पे ही तो बेस्ड है. समझ आ रहा है? क्लियर है? फर्स्ट एस्पेक्ट हमने पढ़ा अनरीजनेबल इंटरफेरेंस का, कि वो अनरीजनेबल होना चाहिए, दैट मींस रीजनेबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा. इसके अलावा अनरीजनेबल इंटरफेरेंस जब हम पढ़ते हैं उसका एक एस्पेक्ट और है. जनरली आपने सुना होगा द रूल इज न्यूसेंस कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड एक्ट. क्या एक आइसोलेटेड एक्ट न्यूसेंस हो सकता है? हो सकता है? यस और नो? नो. न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अफेयर्स. Only a continuous state of affairs will give rise to the cause of action for nuisance. An isolated act of the defendant cannot be considered as nuisance. इसीलिए उस दिन हम पढ़ रहे थे तो शायद हमने बीच में एक बार डिस्कस भी किया था, nuisance is a continuing wrong. Nuisance is not a one time act. जब आप IPC या BNS भी पढ़ते हो वहां पे आपने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग है. किडनैपिंग इज वन टाइम ऑफेंस. एक बार आपने किसी को किडनैप कर लिया वो दोबारा नहीं हो सकता. बट ऑन द अदर हैंड अबडक्शन इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस. आप उसको एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, जहां जहां उसको फोर्सफुली या डिसीटफुली ले जाया जा रहा है, दैट इज अबडक्शन. यहां पे अगर हम न्यूसेंस की बात करें, कभी भी एक आइसोलेटेड एक्ट न्यूसेंस नहीं होता है. न्यूसेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अफेयर्स. क्योंकि न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस का मतलब होता है कि डिपेंडेंट अपने लैंड को इस तरीके से या अपने राइट को इस तरीके से एंजॉय कर रहा है दैट ही इज वायलेटिंग
द राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्लेंटिफ. दैट मीन्स या तो डिपेंडेंट कोई ऐसा हाउस होल्ड एक्ट कर रहा है, या डिपेंडेंट कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, या डिपेंडेंट किसी भी तरीके की कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है अपने लैंड पे जिससे कंटिन्यूअस बेसिस पे प्लेंटिफ का राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग वायलेटेड. कमर्शियल एक्टिविटी, हाउस होल्ड वर्क वन टाइम तो हो नहीं सकता, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस. इसीलिए न्यूसेंस या अनरीजनेबल इंटरफेरेंस से रिलेटेड वन मोर एस्पेक्ट इज देयर दैट सच अनरीजनेबल इंटरफेरेंस बाय द डिपेंडेंट should not be an isolated act. Rather, it is always a continuous state of affairs. What do you mean by state of affairs? What do you mean by state of affairs? जैसे आप बीएसए एविडेंस एक्ट या बीएसए पढ़ते हो, वहां पे होता है state of affairs is also a relevant fact. Yes or no? एक काम को करने का अगर एक तरीका है, that for example posting a letter, तो पहले वो लेटर दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में, देन इट विल गो टू अनदर रूम, देन उसके बाद या फिर आपने लेटर सीधा डाला लेटर बॉक्स में, वहां से द वन पर्सन विल कैरी इट दोज लेटर्स. उसके बाद उन लेटर्स को डिस्पर्स किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एरियाज. उनको हम उनका प्रॉपर हम असाइन करेंगे, इस एरिया में. देन इट विल बी गिवन टू द पोस्टमैन फॉर एग्जाम्पल, एंड देन द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टू दैट अड्रेसी. इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोला जाएगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अफेयर, ऑल्सो नोन एज स्टेट ऑफ अफेयर. स्टेट ऑफ अफेयर मीन्स जो रूटीन में होता है, दैट इज स्टेट ऑफ अफेयर. कि रूटीन में ऐसे ही होता है, अगर आप एटीएम जाते हो, एटीएम में जाके पहले यू विल इंसर्ट योर कार्ड, यू विल एड enter the card number or the PIN number, then you will enter that whether you want to opt for saving account or the other account, then you will enter the amount or whatever. That is the state of affair. It is supposed to be done like that. जो चीज जिस रूटीन में होती है उस रूटीन को या तो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अफेयर बोलते हो, कई बार आप उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी बोलते हो, कई बार हम उसे स्टेट ऑफ अफेयर भी बोलते हैं. तो न्यूसेंस कभी भी एक आइसोलेटेड एक्ट नहीं हो सकता है. न्यूसेंस का मतलब है डिपेंडेंट अपने रूटीन में, डिपेंडेंट अपने स्टेट ऑफ अफेयर्स में कंटिन्यूअसली प्लेंटिफ का राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्लेंटिफ्स प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है. इसीलिए वन एस्पेक्ट ऑफ अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ऑफ द डिपेंडेंट इज द डिपेंडेंट्स एक्ट शुड नॉट बी एन आइसोलेटेड एक्ट ऑफ न्यूसेंस. Rather, it is always in the form of a continuous state of affairs. रूटीन में जैसे कमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो वो रूटीन होता है. घर में कोई ऐसी कुकिंग की जा रही है या एक्सेसिव कोई ऐसे कुकिंग वेजल्स यूज किए जा रहे हैं जिससे बहुत नॉइस हो रही है, तो वो सब रूटीन होता है, वो सब स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है. इसी रीजन से आप हमेशा हर जगह पे यही पढ़ोगे, न्यूसेंस is always considered to be a continuing wrong and not a one-time activity. It is always done in routine, in state of affairs. जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस है, there was a case known as Stone versus Bolton. All right, मैं लिखवा दूंगी आपको. Now what happened? There was a plaintiff and he was standing in his lawn. इसी के लॉन के पास में there was a cricket stadium जहां से एक प्लेयर ने एक शॉट मारा and the ball came to the plaintiff's lawn and it had hit the plaintiff's head. वो प्लेंटिफ के सर पे आ गई, यहां से स्टेडियम से आई एंड प्लेंटिफ के हेड पे आके हिट हुई. प्लेंटिफ ने बोला दिस इज न्यूसेंस. क्यों न्यूसेंस है? क्योंकि डिपेंडेंट, ऐसा प्लेंटिफ ने बोला कि डिपेंडेंट के एक्ट की वजह से प्लेंटिफ कुड नॉट एंजॉय हिज प्रॉपर्टी. प्लेंटिफ अपने लॉन में खड़ा था, ही हैज द राइट टू एंजॉय हिज लॉन. वो अपने लॉन को पीसफुली, क्वाइटली, अनइंटरप्टेडली एंजॉय नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि जब वो अपने लॉन में खड़ा था, डिपेंडेंट स्टेडियम से एक बॉल आई और उसके हेड पे हिट हुई. फॉर दैट ही क्लेम्ड दैट इट इज न्यूसेंस.
क्या ये न्यूसेंस हो सकता है? उसने बोला इंटरफेरेंस है, अनरीजनेबल है, मेरा राइट भी इन्फ्रिंज हुआ है, मैं अपने लॉन को एंजॉय कर रहा था, और क्योंकि हेड पे आके लगी है तो लॉस भी हुआ है। क्या ये न्यूसेंस माना जाएगा? नो। अगेन व्हाई? बिकॉज एन आइसोलेटेड एक्ट ऑफ हिटिंग द प्लेंटिफ विद अ बॉल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज न्यूसेंस। हाँ, अगर यहीं पे ये प्लेंटिव बोल दे कि ये तो कंटिन्यूअस होता है, या हफ्ते में 2-3 बार 4 बार 5 बार तो होता ही है, कि रेगुलर बेसिस पे ये बॉल यहां आती है, कभी मेरे क्रॉप्स को खराब होता है, कभी मेरे को इंजरी होती है, कभी मेरे पेट्स को इंजरी होती है, किसी ना किसी को इंजरी होती है, तब क्या ये न्यूसेंस हो जाएगा? यस। लेकिन जहां तक हम बात करें सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्ट की, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज न्यूसेंस, because nuisance is always considered as a continuous state of affairs. समझ आ रहा है? पहला हमने देखा, first essential element of nuisance is unreasonable interference. Unreasonable interference में सबसे पहला एसेंस हमने देखा कि interference पहले तो unreasonable होना चाहिए, और unreasonable के लिए हम reasonable person को ही देखेंगे, हम sensitive person को नहीं देखेंगे। दूसरा एस्पेक्ट हमने देखा, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस तभी माना जाएगा जब वो एक कंटिन्यूअस एक्ट था एंड नॉट एन आइसोलेटेड एक्ट। समझ आ रहा है? नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अनरीजनेबल इंटरफेरेंस इज वेदर द डिफेंडेंट शुड एक्ट मैलिशियसली और नॉट। मतलब मैलिस होना चाहिए तभी अनरीजनेबल इंटरफेरेंस माना जाएगा, या बिना मैलिस के भी अगर प्लेंटिव का राइट ऑफ एंजॉयमेंट वायलेट हुआ है तो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस माना जाएगा। क्या होगा दोनों में से? जरूरी नहीं है। हमने यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस एंड नॉट मैलिशियस इंटरफेरेंस। यस और नो? मतलब यहां पे प्लेंटिव को सिर्फ इतना प्रूव करना है कि इंटरफेरेंस था और इंटरफेरेंस अनरीजनेबल था। प्लेंटिव के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रूव करना कि इंटरफेरेंस अनरीजनेबल था। क्यों? क्योंकि मैलिशियस था। मैलिस इन फैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। मैलिशियस था, इनोसेंट था, मिस्टेकन था, वॉट एवर मे बी द केस, सिर्फ और सिर्फ अनरीजनेबलनेस ऑफ द इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। द मैलिशियस नेचर ऑफ द डिपेंडेंट्स इंटरफेरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिव। मैलिस होगी तो भी हम उसको न्यूसेंस मानेंगे, तो भी हम उसको उसी तरीके से डील करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट में जैसे करते हैं। मैलिस नहीं होगी तो भी हम उसको न्यूसेंस मान के उसी तरीके से डील करेंगे जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट में न्यूसेंस को डील किया जाता है। इट इज नॉट अ बर्डन अपॉन द प्लेंटिव टू प्रूव दैट द इंटरफेरेंस वाज अनरीजनेबल। व्हाई? बिकॉज इट वाज मैलिशियस। नो, आपको इंटरफेरेंस अनरीजनेबल प्रूव करना है, मैलिशियस प्रूव नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत फेमस केस है न्यूसेंस का, नोन एज हॉलीवुड फॉक्स फार्मिंग वर्सेस एमिट। सुना है आपने? देयर वाज अ फॉक्स ब्रीडिंग गोइंग ऑन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये दो लैंड है, ये वाला लैंड प्लेंटिव का है और ये जो लैंड है ये डिपेंडेंट का है। अब इस सिचुएशन में ये जो डिपेंडेंट है he used to do a commercial activity on his land, और बहुत टाइप की कमर्शियल एक्टिविटी वो करता था। कई बार कमर्शियल एक्टिविटी में he also used to use guns. On the other hand, plaintiff के लैंड पे फॉक्स ब्रीडिंग होती थी। प्लेंटिव अपने लैंड को किस चीज के लिए यूज करता था? फॉर दी फॉक्स ब्रीडिंग। एंड फॉक्स ब्रीडिंग इज अ प्रोसीजर जहां पे इट इज सो सेंसिटिव। सो सेंसिटिव मतलब उस तरीके से नहीं कि ये तो अनरीजनेबल है। इट इज अ प्रोसीजर कि उसमें अगर नॉइस या वाइब्रेशन या कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो पूरा का पूरा ब्रीडिंग, वो जिस स्लॉट की आप ब्रीडिंग करा रहे हो वो पूरा का पूरा जो स्लॉट है वो वेस्ट हो जाएगा। ऑल राइट, स्लॉट्स में होती है 10 एनिमल्स, 20 एनिमल्स, 5 एनिमल्स। तो अगर एक स्लॉट के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, किसी तरीके की कोई वाइब्रेशन, नॉइस, ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी सी नॉइस पे भी,
ऑफ कोर्स इतनी नॉइज जिससे कि प्रोसीजर डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर उतनी अमाउंट ऑफ नॉइज आ गई जिससे कि प्रोसीजर डिस्टर्ब होगा तो पूरा का पूरा जो बैच था फॉक्स ब्रीडिंग वाला वो पूरा बैच खराब हो जाएगा एंड इट विल कॉज ऑफ कोर्स ह्यूज लॉस टू दी प्लेंटिफ। अब ये बात डिपेंडेंट को पता थी कि प्लेंटिफ फॉक्स ब्रीडिंग अपने लैंड पे करता है और वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अगर मैंने एक लेवल ऑफ नॉइज क्रिएट की तो उस टाइम पे जो उसका बैच ब्रीडिंग हो रही होगी वो पूरा खराब हो जाएगा। ये जानते हुए व्हाट ही डिड, ही गेव अ गन शॉट, और गन शॉट इज ऑफ कोर्स नॉइजी, साउंड होगा उससे। ये जानते हुए पहले उसने देखा कि कब एक बैच की ब्रीडिंग प्लेंटिफ स्टार्ट करवा रहा है। जैसे ही ब्रीडिंग स्टार्ट हुई व्हाट ही डिड, इमीडिएटली he gave a gunshot, जानबूझ के, knowing that it is going to create disturbance in the plaintiff's commercial activity। और हुआ भी यही, जैसे ही इसने गनशॉट दिया ये जो ब्रीडिंग हो रही थी it got disturbed and there was a loss which was caused to the plaintiff। अब जानबूझ के डिफेंडेंट ने किया है, और डिफेंडेंट ने ये जानबूझ के किया क्यों है? बिकॉज डिफेंडेंट की इस प्लेंटिफ से एक प्रायर एनिमिटी थी। किस तरीके की एनिमिटी? कि इनके घर पे यहां पे ये जो वे आ रहा था, यहां पे एक बोर्ड लगा था प्लेंटिफ का, एक बोर्ड लगा था डिफेंडेंट का, और प्लेंटिफ ने अपना बोर्ड इस तरीके से लगाया था कि उसने डिफेंडेंट के बोर्ड को हाइड कर दिया था। अब उससे रिलेटेड हमारे पास फैक्ट्स नहीं है कि प्लेंटिफ ने अपना बोर्ड जानबूझ के गलत लगाया है, गलती से लगाया है। जस्ट दैट कि प्लेंटिफ ने अपना बोर्ड लगाया था, डिफेंडेंट ने अपना बोर्ड लगाया था, बट बाय चांस प्लेंटिफ ने जिस तरीके से अपना बोर्ड लगाया उससे डिफेंडेंट का बोर्ड कवर हो रहा था, तो डिफेंडेंट ने सोचा नाउ आई विल टीच हिम अ लेसन, एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट ही डिड, ही इंक्वायर्ड दैट व्हेन द फॉक्स ब्रीडिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, और उसी टाइम जानबूझ के ही गेव अ गन शॉट, जिसके साउंड से the breeding got affected, got disturbed, and there was an actual loss which was caused to the plaintiff। क्या यहां पे ये प्लेंटिफ डिपेंडेंट को न्यूसेंस के लिए स्यू कर सकता है? यस और नो? यस। तीनों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं। फर्स्ट, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है यहां पे, डेफिनेटली यस। इंटरफेरेंस विद द राइट ऑफ एंजॉयमेंट, यस और नो? यस। और एक्चुअल लॉस, वो भी है। अब यहां पे क्या इस बात से फर्क पड़ेगा दैट ही वाज एक्टिंग मैलिशियसली, और ही वाज एक्टिंग नेग्लिजेंटली, और ही वाज एक्टिंग इनोसेंटली? नो। यहां पे भी क्वांटम ऑफ डैमेजेस या जो भी रिलीफ हम प्लेंटिफ को देंगे इट विल बी एग्जैक्टली द सेम मैनर एज इफ ये इनोसेंटली भी अगर एक्ट कर रहा होता, वी वुड हैव डेल्ट इट इन द सेम मैनर। द मैलिस यहां पे डिपेंडेंट के पार्ट पे मैलिस है, बट द मैलिस ऑफ द डिपेंडेंट हैज नो रोल टू प्ले। हम यहां ये कोर्ट ने सीधे सीधे बोला कि यहां पे न्यूसेंस तो है, बट डिपेंडेंट मैलिशियस था, उसकी वजह से हम क्वांटम ऑफ डैमेजेस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, बिकॉज न्यूसेंस इज अ रेमेडी। न्यूसेंस के लिए जो रेमेडी दी जाती है इट इज नॉट फॉर the malice of the defendant, rather it is for the injuria and the damnum which is caused by his act। ultimately हमारे लिए जरूरी क्या है? इंजूरिया हुआ है, डैमनम हुआ है। अब वो इंजूरिया डैमनम जानबूझ के कॉज किया है तब भी इट इज होल्डिंग इक्वल प्लेस, वो इंजूरिया या डैमनम इनोसेंटली कॉज किया गया है तब भी इट इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, बिकॉज इट इज नॉट लॉ ऑफ क्राइम। यहां पे मेंजरिया, अब यही अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता जहां पे मैलिस इन फैक्ट जरूरी होता है, वहां पे अगर हम मैलिस या नो मैलिस प्रूव कर दें उससे तो टॉर्टियस लायबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। सेम कॉन्स्पिरेसी में मैलिस नो मैलिस प्रूव कर दें टॉर्टियस लायबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहां क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे न्यूसेंस का मतलब कभी भी मैलिशियस इंटरवेंशन या मैलिशियस इंटरफेरेंस तो नहीं होता है। इट इज अनरीजनेबल इंटरफेरेंस
Unreasonable matlab whether it was done maliciously or not. If it is unreasonable, that means if it has caused injuria and damnum to the plaintiff, doesn't matter कि वो maliciously किया गया है या without malice किया गया है, it is equal in the eyes of law of tort. समझ आ रहा है? नहीं, इसीलिए मेंशन करते समय मैंने बताया था इट इज नॉट एन अबनॉर्मली सेंसिटिव नेचर कमर्शियल एक्टिविटी. नॉर्मली ये फॉक्स ब्रीडिंग की जगह आप कोई भी ब्रीडिंग प्रोसीजर की अगर बात करोगे, इफ देयर इज, ऐसा नहीं है पिन ड्रॉप साइलेंस वाली चीज नहीं है, बट गन शॉट या उतना लेवल ऑफ नॉइज इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ हिंड्रेंस इन द ब्रीडिंग प्रोसीजर, फिर चाहे वो फॉक्स ब्रीडिंग हो या एनी अदर टाइप ऑफ ब्रीडिंग हो. इसीलिए मैं जब फैक्ट्स बता रही थी मैंने बताया था कि इट इज नॉट एन सेंसिटिव या abnormal कमर्शियल एक्टिविटी, जनरल कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें कि क्योंकि ब्रीडिंग हो रही है तो एक लेवल से ऊपर की अगर नॉइज होगी उससे these animals may get disturbed and the entire batch will get destroyed. So यहां पे वो फैक्ट्स नहीं है that it is only because of the abnormal nature or the sensitive nature of the act of the plaintiff. All right, it was a reasonable act done. इसके अलावा कोई भी और पर्सन किसी भी और एनिमल की ब्रीडिंग होती है, इट इज डन इन द सेम मैनर, सेम रूल्स आर बीइंग एप्लीकेबल. समझ आ रहा है? सो मैलिस और नो मैलिस न्यूसेंस होगा ही होगा. मैलिस होने से, मैलिस ना होने से द टॉर्टियस लाइबिलिटी विल नॉट गेट अफेक्टेड. इसीलिए हमने जो चार्ट बनाया था उसमें मैलिस इन फैक्ट में क्या लिखा था? यस और नो. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर, न्यूसेंस तो होगा ही होगा. समझ आ रहा है? दैट इज नोन एज अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ऑफ द डिफेंडेंट. एसेंशियल नंबर 1. एसेंशियल नंबर 2 क्या था हमारा? उस अनरीजनेबल इंटरफेरेंस से व्हाट शुड बी द इफेक्ट? इंजूरिया. द फर्स्ट इफेक्ट शुड बी दैट देयर शुड बी एन इंजूरिया, और इंजूरिया यहां पे क्या है? दैट ड्यू टू द अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, plaintiffs right of enjoyment of the property has been violated. अब देखो, जब भी हम प्लेंटिफ के राइट ऑफ एंजॉयमेंट की बात करते हैं, प्लेंटिफ के राइट ऑफ एंजॉयमेंट की अगर बात करें तो प्लेंटिफ के राइट ऑफ एंजॉयमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब अगर मैंने किसी प्लेंटिफ का राइट ऑफ एंजॉयमेंट वायलेट किया है तो 2 तरीके से वायलेट किया जा सकता है. फर्स्ट, causing interference in the property. जैसे कि डिपेंडेंट ने जानबूझ के अपने प्रॉपर्टी पे से ब्रांचेस को प्लेंटिफ के लैंड पे एक्सटेंड करवा दिया. डिपेंडेंट के एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से फ्यूम्स, टॉक्सिक गैसेस, दे ट्रैवल्ड टू और दे वेंट टू द प्लेंटिफ्स लैंड एंड damaged for example the crops of the plaintiff, जिससे प्लेंटिफ की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई या जिससे प्लेंटिफ के पेट्स की डेथ हो गई या पेट्स को इंजरी हो गई ड्यू टू द टॉक्सिक गैसेस. डिपेंडेंट के एक्ट की वजह से प्लेंटिफ के कुछ कैटल थे जो प्लेंटिफ अपने एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करता था, वो डिस्ट्रॉय हो गए या वो इंजर हो गए. दैट इज इंटरफेरेंस ओनली, बट वहां पे इंटरफेरेंस किसको क्रिएट की जा रही है? प्रॉपर्टी को. लैंड खराब हो गया. सो फॉर एग्जाम्पल ये डिपेंडेंट का लैंड है, ये प्लेंटिफ का लैंड है. ये जो एक वॉल है दोनों की कॉमन वॉल है. डिपेंडेंट की वॉल से प्लेंटिफ के हाउस को सपोर्ट मिलता है, डिपेंडेंट ने इस वॉल को ब्रेक कर दिया. दिस इज ऑल्सो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस. यस और नो? लेकिन यहां पे हमने प्लेंटिफ को पर्सनली कोई लॉस नहीं कॉज किया है. इंटरफेरेंस तो हुआ है, बट इंटरफेरेंस किस में हुआ है? इंटरफेरेंस इनटू दी प्रॉपर्टी. प्लेंटिफ की वॉल को खराब कर देना, प्लेंटिफ की क्रॉप्स को खराब कर देना, प्लेंटिफ के लैंड की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर देना, प्लेंटिफ के पेट्स को इंजर कर देना. दिस इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ एंजॉयमेंट, बट हियर द इंटरफेरेंस इज बीइंग क्रिएटेड इन दी प्लेंटिफ्स प्रॉपर्टी. लेकिन क्या सिर्फ यही इंटरफेरेंस हो सकता है क्या? एक और टाइप का भी तो इंटरफेरेंस हो सकता है.
मतलब डिपेंडेंट के अनरीजनेबल एक्ट की वजह से एक इफेक्ट क्या हो सकता है कि प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में एक इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ के क्रॉप्स खराब हो गए, ट्रीज खराब हो गए, पेट्स खराब हो गए, व्हाटएवर, प्रॉपर्टी रिलेटेड एक इंटरफेरेंस क्रिएट किया है। दूसरा इंटरफेरेंस क्या हो सकता है? पर्सन रिलेटेड। क्योंकि अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ एंजॉयमेंट दिया गया है, राइट ऑफ एंजॉयमेंट मींस इफ आई हैव एन एग्रीकल्चरल लैंड, I have the right to enjoy my crops. I have the right to enjoy the cattle. I have the right to enjoy the fertility of my land, etc. But साथ ही साथ आपके पास right of enjoyment में personal rights भी तो आते हैं कि अगर डिपेंडेंट ने एक अनरीजनेबल इंटरफेरेंस किया है, कैसे? उसने एक ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट की जिसकी वजह से एक टॉक्सिक गैस या टॉक्सिक फ्यूम ट्रैवल की प्लेंटिफ के लैंड पे, लेकिन प्लेंटिफ की क्रॉप्स को कोई डैमेज नहीं हुआ, प्लेंटिफ के पेट्स या कैटल को कोई डैमेज नहीं हुआ, प्लांट्स को कोई डैमेज नहीं हुआ, बट प्लेंटिफ को खुद को डैमेज हो गया। क्यों? बिकॉज प्लेंटिफ को उस टॉक्सिक गैस की वजह से मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ गए। क्या ये न्यूसेंस नहीं है? ये भी तो न्यूसेंस है। जैसे डॉक्टर वाले केस में अगर आपको याद हो, डिफेंडेंट ने जो एक्ट किया, द एक्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द ब्रिक क्रशिंग मशीन, उससे क्या डॉक्टर की प्रॉपर्टी को कोई लॉस हुआ था? नो। बट क्या पर्संस को लॉस हुआ था? यस। तो जब हम अनरीजनेबल इंटरफेरेंस की बात करते हैं, वो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होगा तो राइट ऑफ एंजॉयमेंट में, बट एंजॉयमेंट टू फोल्ड हो सकता है। वन, आई हैव अ राइट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ माई प्रॉपर्टी। Second, I have a right to enjoy my property according to my convenience in a comfort or a convenient state of health. Yes or no? अगर आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है, वो भी न्यूसेंस है। अगर आपको डिस्कंफर्ट कॉज किया जा रहा है, प्रॉपर्टी को कोई लॉस नहीं हुआ, बट प्लेंटिफ को इनकन्वीनियंस कॉज हुई, हेल्थ इनकन्वीनियंस, बॉडीली इनकन्वीनियंस, इमोशनल इनकन्वीनियंस, या प्लेंटिफ को कोई डिस्कंफर्ट कॉज हुआ ड्यू टू द टॉक्सिक फ्यूम्स, वाइब्रेशन, नॉइस, ये भी तो न्यूसेंस है। डिपेंडेंट ने अनरीजनेबल इंटरफेरेंस किया, जानबूझ के या फिर अगेंस्ट द रूल ऑफ द सोसाइटी। ही प्लेड लाउड म्यूजिक फॉर 15 days, ड्यू टू विच द प्लेंटिफ कुड नॉट स्टडी एंड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या वो न्यूसेंस नहीं है? Yes or no? That is also nuisance. यहां पे भले ही प्रॉपर्टी को लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि जनरली हमने न्यूसेंस की जब डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? न्यूसेंस मींस that whenever the dependent causes an infringement into right of enjoyment of the property of the plaintiff, then it is nuisance. बट किसी भी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए, जैसे अगर हम इसको एंजॉय करेंगे, दिस इज द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए जितनी है वॉल्स, फ्लोर, चेयर, टेबल, कैमरा, टीवी, ये सब जरूरी है, उतना ही कंफर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर चेयर्स, वॉल्स, टीवी, कैमरा सब कुछ सही है, कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बट किसी डिपेंडेंट के एक्ट की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज देयर इज अ पर्सनल इनकन्वीनियंस कॉज टू अस, अ पर्सनल डिस्कंफर्ट विच इज बीइंग कॉज टू अस। वो भी तो राइट ऑफ एंजॉयमेंट में इंफ्रिंजमेंट ही हुआ ना? यस और नो? सो इंजूरिया, अगर हम सेकंड एसेंशियल एलिमेंट की बात करें न्यूसेंस के, द सेकंड एलिमेंट इज इंजूरिया। दैट मींस ड्यू टू द अनरीजनेबल एक्ट ऑफ द डिपेंडेंट देयर हैज टू बी एन इंटरफेरेंस इनटू द राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्लेंटिफ, एंड दैट राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्लेंटिफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फिजिकली, मतलब जब प्रॉपर्टी को कोई हार्म कॉज हो रहा है तब भी मेरा राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये राइट नहीं है कि मैं इन वॉल्स को, फ्लोर को, टेबल को, चेयर को एंजॉय करूं, साथ साथ में आपके पास ये भी तो राइट है कि इस प्रॉपर्टी को आप परफेक्टली, कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली एंजॉय करो। यस और नो? तो यहां पे द इंजूरिया और द वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ एंजॉयमेंट is twofold.
अगर डिपेंडेंट के एक्ट की वजह से प्लेंटिफ का प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्ट्रक्शन हुआ है, एक्चुअल लॉस कॉज हुआ है, दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ एंजॉयमेंट। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी को कोई डिस्ट्रक्शन, कोई डैमेज नहीं हुआ है, बट स्टिल plaintiff could not comfortably or conveniently enjoy his property. Why? Because the discomfort or inconvenience was caused to the plaintiff himself. Some health issue, any type of personal discomfort or personal inconvenience, वो भी तो right of enjoyment के against है। Enjoyment, जब भी आप right of enjoyment की बात करते हो, तो right of enjoyment को elaborate करके हमेशा क्या बोला जाता है? right to पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। एंजॉय तो हम कर ही सकते हैं, बट अ पर्सन हु इज सफरिंग, वो भले ही उसकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी उससे ले भी नहीं गई है, बट डे टू डे बेसिस पे अपने नेबर की एक्टिविटी की वजह से ही हैज टू सफर हेल्थ इश्यूज एटसेट्रा, क्या उसको एंजॉयमेंट मानोगे जस्ट बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी इंटैक्ट है? नो, इट इज नॉट जस्ट अ राइट ऑफ एंजॉयमेंट, रादर इट इज नोन एज राइट ऑफ पीसफुल एंजॉयमेंट। You have to enjoy your property, उसके लिए प्रॉपर्टी पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। You have to enjoy your property peacefully. Peacefully enjoy करने के लिए पर्सनल इनकन्वीनियंस या पर्सनल डिस्कंफर्ट भी तो नहीं होना चाहिए, दैट इज अफेक्टिंग राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑल्सो। दोनों केसेस में मान लिया जाएगा दैट इंजूरिया इज डन, दैट मीन्स इट इज अ वायलेशन ऑफ the right of enjoyment of the plaintiff, element number 2। समझ आ रही है? क्लियर है? एलिमेंट नंबर 1 हो गया, एलिमेंट नंबर 2 हो गया इंजूरिया, एलिमेंट नंबर 3 क्या था? डैमनम। रॉन्गफुल एक्ट हो गया, इंजूरिया हो गया, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, और डैमेज भी हो गया। यहां पे व्हाट डैमेज इज रिक्वायर्ड? एक्चुअल लॉस। तो इन द एक्चुअल लॉस, दैट मीन्स कंडीशन नंबर 2 प्रूव करने के बाद प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन है कंडीशन नंबर 3 प्रूव करने का, जिसमें प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा दैट ही हैज सफर्ड एक्चुअल लॉस एंड नॉट अ मियर लीगल लॉस। उसको लीगल लॉस तो हुआ ही है, राइट तो उसका वायलेट हुआ ही है, साथ साथ में ही हैज सफर्ड सम एक्चुअल लॉस ऑल्सो। और वो एक्चुअल लॉस भी दो तरीके से हो सकता है अब इसके अकॉर्डिंग, यस और नो? एक्चुअल लॉस अगर हम इस सिचुएशन में बात करें तो एक्चुअल लॉस क्या होगा? द प्रोप्राइटरी लॉस, यस और नो? डैमेज टू द प्रॉपर्टी, तो वो कैसा लॉस है? प्रोप्राइटरी लॉस है। प्रोप्राइटरी लॉस बोल लो या मनी लॉस, मॉनेटरी लॉस बोल लो, व्हाटएवर है, ये भी एक्चुअल लॉस। ऑल्सो यहां वाली सिचुएशन में भले ही प्रॉपर्टी को कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, मतलब देयर इज नो प्रोप्राइटरी लॉस, बट मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, वो भी तो एक्चुअल लॉस है। द एक्सपेंसेस और मे बी द मॉनेटरी लॉस इज ऑल्सो एन एक्चुअल लॉस। तो प्लेंटिफ के लिए एज एलिमेंट नंबर 3 इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द एक्चुअल लॉस। द एक्चुअल लॉस कैन बी मॉनेटरी लॉस और द प्रोप्राइटरी लॉस, एनी लॉस, बट एक्चुअल लॉस होना जरूरी है। गुड्स का लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, क्रॉप्स का लॉस हुआ है, पेट्स का लॉस हुआ है, खुद को लॉस हुआ है, तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस देने पड़ गए, वो भी लॉस है। द एक्चुअल लॉस और द डैमनम is required to be proved, and that actual loss can be either proprietary or monetary, anything, but वो actual होना चाहिए। और actual का मतलब है not a mere legal injury, not a mere injuria, there has to be damnum also। समझ आ रहा है? इसी रीजन से हमने पढ़ा था nuisance is not actionable per se, because nuisance अगर actionable per se होता तो हम एलिमेंट नंबर 1 के बाद एलिमेंट नंबर 2 पे आके स्टॉप कर देते, यस और नो? एलिमेंट नंबर 1 पढ़ लेते, एलिमेंट नंबर 2 पढ़ लेते, वहीं हमारा न्यूसेंस हो जाता। क्यों? क्योंकि एक्शनेबल पर से, और एक्शनेबल पर से का मतलब होता है विदाउट एक्चुअल लॉस इट इज स्टिल एक्शनेबल। बट यहां पे तो एलिमेंट नंबर 3 भी है, दैट मींस डैमनम इज इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ न्यूसेंस, इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। क्लियर है ये? ऑल राइट, लिख लें इसको। लास्ट हमने क्या लिखा था? ओके ओके, ठीक है, एलिमेंट्स अभी नहीं लिखे हैं हमने ना।
Please write, following are the elements of, following are the elements of, यहाँ पे हमने सारे जो भी हमने कंपोनेंट्स याद है उस चार्ट में बनाए थे, सबको डील किया है, मैलिस इन फैक्ट, मैलिस इन लॉ, एवरीथिंग इज देयर. ऑल राइट, लिखेंगे फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस. फर्स्ट, unreasonable interference. इसमें लिखेंगे every interference is not unreasonable to constitute nuisance, the interference should be unreasonable, that is, which would violate the right of enjoyment of any reasonable person. In the case of Ushaben versus Bhagyalakshmi Chitra Mandir. It was held that plaintiff's action for nuisance shall not be maintained because hurt to religious perception is not an unreasonable interference. Next para. Here, the defendant is also entitled to raise a defense of abnormal sensitivity of the plaintiff in the case of Robinson versus Kilvert. Robinson versus Kilvert, it was held that
इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है. This case illustrates that a person cannot restrict a freedom of action. Person cannot restrict a freedom of action of his neighbor by putting the property to a sensitive use. Inverted commas closed. आगे लिखेंगे. The court said that the person who carries on an exceptionally sensitive business cannot complain the injury. Next para. Also, the interference must not be an isolated act, rather it must be a continuous state of affairs. State of affairs. For example, in the case of Stone versus Bolton. Stone versus Bolton. It was held that an isolated act of hitting a cricket ball cannot amount to nuisance because it is not continuous. Also, in nuisance, malice in fact is not essential thus in the case of Hollywood Silver Fox Farm Limited, Hollywood Silver Fox Farm Limited versus Emmett.
दिस इज 1936, जो फॉक्स ब्रीडिंग वाला केस डिस्कस किया था. इट वॉज हेल्ड दैट, लिख लिया, इट वॉज हेल्ड दैट the defendant shall be held liable for nuisance. The defendant shall be held liable for nuisance for causing disturbance in the breeding, for causing disturbance in the breeding by a gunshot, irrespective of, by a gunshot, irrespective of presence or absence of malice in fact. Presence or absence of malice in fact. लास्ट दो छोटे छोटे एलिमेंट्स लिखने हैं. एलिमेंट नंबर 2, हेडिंग लिखेंगे वायलेशन ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट. वायलेशन ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट. The interference must either cause injury to the property itself or a discomfort to the occupant of the property. To the occupant of the property. In both the cases, it will lead to in both the cases, it will lead to injuria, that is violation of right of enjoyment, violation of right of enjoyment of the plaintiff's property. Last point, third element, damage. Damage. Unlike trespass, comma, nuisance is not actionable per se, not actionable per se, thus actual loss must be proved. Thus actual loss must be proved. Actual loss must be proved. Clear है ये? So these are the elements of nuisance. अच्छा, अभी जो हमने elements पढ़े हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे अगर पूछूं, ये तीनों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें रेमेडीज की, क्या लगता है आपको? अगर एक प्लेंटिफ ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ अनरीजनेबल इंटरफेरेंस था, मेरा लीगल राइट ऑफ एंजॉयमेंट वायलेट हुआ है और मुझे एक्चुअल लॉस भी हुआ है, तो ये सारी चीजें प्रूव करने के बाद और डिफेंडेंट भी कोई लीगल जस्टिफिकेशन प्रूव नहीं कर पाया, देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ मैलिस इन लॉ आल्सो, तो अब टॉर्टियस लायबिलिटी होगी
यस और नो? अब टॉर्टियस लाइबिलिटी डिफेंडेंट की होगी, उसका मतलब क्या हुआ कि प्लेंटिफ के फेवर में रेमेडी दी जाएगी। इन 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, क्या रेमेडी होनी चाहिए प्लेंटिफ के लिए? यहां पे सबसे पहले अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्यों? क्योंकि हमने जो एलिमेंट नंबर 3 पढ़ा, एक्चुअल लॉस पढ़ा हमने, एक्चुअल लॉस और डैमनम। तो एक्चुअल लॉस को रेमेडी करने के लिए सबसे बेस्ट रिलीफ क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। उसको 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, 10,000 रुपए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दे दो। उसकी प्रॉपर्टी पे 15,000 रुपीज का डिस्ट्रक्शन हुआ है, उस एक्चुअल लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए उसको उतना ही, रेस्टोरेटिव जस्टिस बोला जाता है, उतने ही अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दे दो। और इन डैमेजेस को हम अनलिक्विडेटेड बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्ट में द डैमेजेस आर ऑलवेज अनलिक्विडेटेड, द राइट इज ऑलवेज इन रेम। हर किसी के साथ तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इट विल बी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों? क्योंकि एलिमेंट नंबर 3 इज एक्चुअल लॉस। और injunction can also be issued. The plaintiff can claim injunction against the defendant, और वो injunction किस रीजन से? एलिमेंट 1, 2 या 3 की वजह से? एलिमेंट 1 की वजह से, क्योंकि एलिमेंट 1 क्या था? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। और अभी हमने पढ़ा न्यूसेंस इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अफेयर। तो अभी तक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अफेयर में उसने जितना एक्चुअल लॉस कॉज किया है उसके लिए तो आप डैमेजेस ले लोगे, वो तो वहां से जस्टिफाई हो गए। बट व्हाट इफ वो, क्योंकि रूटीन है, स्टेट ऑफ अफेयर है, तो वो तो आगे भी करेगा। सेम बार हम 10 दिन के बाद फिर से आ गए, अब मुझे इस 10 दिन के अनलिक्विडेटेड डैमेजेस चाहिए, फिर 20 दिन के बाद फिर से आ गए, क्योंकि उसका तो रूटीन है। सिर्फ डैमेजेस देने से प्रॉपर रेमेडी नहीं दी जाएगी, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ अफेयर। तो ये भी जरूरी है कि उस अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंटरफेरेंस पे एक रिस्ट्रेंट भी लगाया जाए। द रिस्ट्रेंट हियर इज द रेमेडी ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? टू स्टॉप। टू इंजंक्ट मीन्स टू स्टॉप, टू प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ थिंग। कोई पर्सन कोई एक्ट कर रहा है का मतलब है कंटिन्यूअस बेसिस पे कर रहा है, उसको वो एक्ट करने से रोकना। उसके लिए जो रेमेडी दी जाएगी दैट इज द रेमेडी ऑफ इंजंक्शन। टू इंजंक्ट मीन्स टू स्टॉप, दैट मीन्स उसके अंडर द कोर्ट विल इंजंक्ट द डिपेंडेंट फ्रॉम कैरिंग ऑन दैट बिजनेस और एक्टिविटी विच इज एन अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट in the right of enjoyment, unreasonable interference in the right of enjoyment of the plaintiff। तो इंजंक्शन दिया जा सकता है। और आपने पढ़ा होगा इंजंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? जनरली 2 टाइप के होते हैं। अदर टाइप्स ऑल्सो, आप जब सीपीसी पढ़ते हो तो एक्स पार्टे इंजंक्शन और अदर टाइप्स भी आप पढ़ते हो, बट जनरली अगर देखा जाए 2 टाइप के इंजंक्शन होते हैं। वन इज टेम्पररी इंजंक्शन एंड द अदर इज परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन भी जिसको बोला जाता है।